नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। नए हफ्ते की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और इस हफ्ते की शुरुआत सुबह सुबह की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने ईयू और मेक्सिको पर लगाया 30% टैरिफ। 1 अगस्त से लागू होगा टैरिफ। ईयू और मेक्सिको ने टैरिफ को गलत बताया। ट्रंप के टैरिफ वॉर से डरे अमेरिकी बाजार। डाउ 280 अंक फिसले, नैस्डैक भी 45 अंक गिरा। फिलहाल डाउ फ्यूचर्स करीब 200 अंक और नैस्डैक फ्यूचर्स 100 अंक नीचे। एशियाई बाजारों से कमजोर संकेत। गिफ्ट निफ्टी 50 अंक गिरकर 25,175 के पास। जापान का बाजार निक्कई करीब 150 अंक फिसला तो कॉस्पी सपाट। कच्चा तेल तेजी के साथ $70 के ऊपर। कॉमिक्स पर चमके सोना चांदी। गोल्ड $3,382 और चांदी करीब $40 के पास। तो घरेलू बाजार में सोना $600 चढ़कर ₹97,000 और चांदी $3,000 बढ़कर $1,10,000 के ऊपर। 2 दिन की खरीदारी के बाद एफआईआईज ने शुक्रवार को कैश में 5,104 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। तो डीआईआईज ने लगातार 5वें दिन कैश में 3,559 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। जून तिमाही में डीमार्ट की आय 16% बढ़कर 16,360 करोड़ रुपए पहुंची। मुनाफा 2% बढ़कर 830 करोड़ रुपए हुआ, लेकिन मार्जिन पर दिखा दबाव। जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने एक्जो नोबल में हिस्सा खरीद के लिए लॉन्च किया 3,929 करोड़ रुपए का ओपन ऑफर। 3,417 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदेगी 25% हिस्सेदारी। एनसीसी को एमएमआरडीए से मिला करीब 2,270 करोड़ रुपए का ऑर्डर। मुंबई मेट्रो लाइन 6 का निर्माण करेगी कंपनी। जून में आईआरबी इंफ्रा का टोल कलेक्शन 5% बढ़कर करीब 545 करोड़ रुपए पहुंचा। अप्रैल से अब तक ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 3.25% बढ़कर 6,65,000 करोड़ रुपए पहुंचा, लेकिन नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 1.25% घटकर 5,63,000 करोड़ रुपए हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स टेस्ट का आज आखिरी दिन। भारत को जीत के लिए चाहिए 135 रन। जेनिक सिनर बने विंबलडन के नए किंग। फाइनल में कार्लोस अल्कराज को हराकर जीता पहला विंबलडन खिताब। पोलैंड की स्वियातेक बनी महिला विंबलडन चैंपियन। चलिए नए हफ्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं हम सोमवार की सुबह और उम्मीद यही लगाकर चलेंगे कि भारतीय बाजार जो है वापस तेजी की चाल पकड़ पाएं, क्योंकि देखिए अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है। अर्निंग से ट्रिगर्स आना शुरू हुए जरूर हैं, लेकिन अर्निंग से पॉजिटिव ट्रिगर्स भारतीय बाजार के लिए आना अब भी बाकी है। पिछला पूरा हफ्ता कंसोलिडेशन और कमजोरी की भेंट चढ़ने के बाद भारतीय बाजार के लिए इस हफ्ते की शुरुआत कैसे होगी, इसी पर रहेगी नजर और इसी पर लगातार रहेगा ईटी नाउ स्वदेश का फोकस। आने वाले 3-3.5 घंटे में बहुत कुछ है आपके लिए। मनी मॉर्निंग आज सुबह सुबह की शुरुआत कैसी है, ग्लोबल सेटअप कैसा नजर आ रहा है, भारतीय बाजार के लिए संकेत और रणनीति कैसी है, इस पर खास तौर से फोकस रखना होगा। और हाँ, अब स्ट्रैटेजी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 25,500 के लेवल से नीचे गिरकर 25,400, फिर 25,300 और उसके बाद 25,200 के नीचे भी क्लोजिंग हमने देखी। और इस सुबह गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन अगर आप देखेंगे करीब 50 अंकों की बिकवाली देखने को मिल रही है 25,174-75 के लेवल्स के आसपास। और इस वक्त ग्लोब के फ्रंट पर अगर आप देखेंगे तो काफी सारे कंटिंजेंट सिनेरियोज हैं, काफी सारी अनसर्टनिटीज है। टैरिफ के फ्रंट पर एक के बाद एक कई सारे न्यूज फ्लोज आते हुए दिख रहे हैं और इन तमाम न्यूज फ्लोज का कहीं ना कहीं भारतीय बाजार पर अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स पर
किसी न किसी तरह से असर पड़ता ही है। और किस तरह का असर पड़ता है विस्तार से हम आपके सामने रखते भी हैं। सबसे पहली चीज, सुबह सुबह आपके लिए ग्लोबल सेटअप कैसा नजर आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से तो 50 अंकों की कमजोरी है, लेकिन एशियाई बाजार और शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकी बाजार इनफैक्ट पूरे के पूरे एनर्जी पैक बुलियन मार्केट के फ्रंट पर क्या कुछ टेक है, सब कुछ अभिषेक में बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक। आज मुंबई से नहीं दिल्ली से आपकी शुरुआत, मुंबई आपको मिस जरूर करेगा, बताइए। मानसी, मैं भी मिस कर रहा हूँ। मुंबई की बारिश तो खैर हमेशा अच्छी होती है और बाकी ऑफिस का फील अलग होता ही है। ग्लोबल संकेतों की बात करें मानसी, तो आज सेटअप थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है क्योंकि टैरिफ को लेकर ट्रंप का जो एक्शन है वो जारी है और राहत के संकेत नहीं आ रहे हैं। मतलब इतने महीनों की बातचीत चली, कम से कम 3 महीने की बातचीत हो रही है, लेकिन कुछ खास निकल के आ नहीं रहा है। अब ट्रंप के 2 बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, EU यानी कि यूरोपियन यूनियन, जिसमें कि 27 देश हैं, और इसके अलावा उनका पड़ोसी मैक्सिको। दोनों पर ट्रंप ने 30% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। तो ये स्टीप टैरिफ है। पहले उम्मीद की जा रही थी, EU की डिमांड भी थी कि इंडस्ट्रियल गुड्स पे वो 0% टैरिफ की मांग कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सी ये टेंशन वाली चीज जरूर है। और मैक्सिको जो उनका बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, पड़ोसी भी है, उस पर भी 30% टैरिफ लगाने का डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है। तो ये नेगेटिव साइड पर है और हम देख रहे हैं कि अब आगे जो संकेत आ रहे हैं ट्रंप की तरफ से वो ठीक ठाक आ नहीं रहे हैं। अभी हालांकि संकेत इस बात के हैं, EU ने और मैक्सिको दोनों ने संकेत दिए हैं कि वो टैरिफ घटाने के मसले पर बातचीत करेंगे। देखते हैं। तो इस तरह से एक ये इंटरिम ट्रेड डील मानी जा सकती है दोनों ट्रेडिंग पार्टनर्स को लेकर। लेकिन भारतीय बाजार हम देख रहे हैं कि लगातार 2 हफ्ते के कंसोलिडेशन में है और पिछला पूरा हफ्ता निकल गया। हम उम्मीद करते रहे कि भारत पर भी टैरिफ को लेकर ट्रंप कोई अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन कोई अनाउंसमेंट आया नहीं और भारतीय बाजार में जो रिएक्शन आया अल्टीमेटली वो IT के नतीजों के बाद आया, यानी कि TCS के नंबर्स के बाद आया। अगर हम शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों की चाल की बात करें तो शुक्रवार को हमने देखा कि डाउ जोन्स करीब 280 अंक गिरा। नैस्डैक की बात करें वहां पर 45 अंकों की गिरावट रही और S&P 500 में 20 अंकों की नरमी रही। लेकिन जो फ्यूचर से संकेत हैं वो भी कमजोरी के ही संकेत दे रहे हैं, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स 180 अंक नीचे है। नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें करीब 95 अंकों की गिरावट है और S&P फ्यूचर्स की बात करें तो 25 अंकों के आसपास की नरमी वहां पर भी है। ये टैरिफ को लेकर जो टेंशन बढ़ रही है उसकी जद में हम देख रहे हैं कि अमेरिकी बाजार आते हुए दिख रहे हैं। और हालांकि यहां से अब जो राह होगी, अमेरिका में भी तिमाही नतीजों की शुरुआत हो गई है और कल का जो सत्र होगा वो काफी क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि वहां पर JP मॉर्गन, वेल्स फार्गो, सिटी ग्रुप के नतीजे आते हुए दिखेंगे। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो डाउ 1% गिरा है और 3 हफ्तों की लगातार तेजी पर ब्रेक लगी है। एक चीज और है कि अमेरिका में महंगाई दर के आंकड़े आने वाले हैं और उन आंकड़ों में इस चीज पर फोकस होगा कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, जो अनाउंसमेंट किया है, या पिछले 3 महीने से जो टैरिफ की चीजें चल रही हैं उसका इंपैक्ट क्या आता है महंगाई दर पर, तो वो काफी क्रूशियल होगा। अगर हम अमेरिका में हम नतीजों की बात करें तो कल तो ये नतीजे आ जाएंगे JP मॉर्गन के, वेल्स फार्गो के, सिटी ग्रुप के, लेकिन बुधवार को जॉनसन एंड जॉनसन के नंबर आएंगे, बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली और इसके अलावा यूनाइटेड एयरलाइंस के नतीजे आएंगे। तो ये जो वीक है काफी क्रूशियल है वहां पर नतीजों के लिहाज से भी, जिसमें कि पेप्सिको, नेटफ्लिक्स, अमेरिकन एक्सप्रेस के भी नतीजे आने वाले हैं। अब आते हैं एशियाई बाजार पर। एशिया में हम देख रहे हैं कि जापान के बाजार निकेई, वहां पर हम देख रहे हैं कि तीसरे दिन कमजोरी है, 170 अंक नीचे फिलहाल आपको कारोबार होता हुआ दिखेगा। हालांकि कोरिया के बाजार में शुक्रवार को नरमी थी, आज थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश है, करीब ½ % ऊपर आपको बाजार वहां पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। लेकिन अन्य संकेतों की अगर हम बात करें तो सोने की सेफ हेवन डिमांड फिर से बढ़ने लगी है, क्योंकि ट्रंप के जो टैरिफ को लेकर एक्शन है वो थोड़े से नेगेटिव साइड पर हैं। गोल्ड का जो भाव है कॉमेक्स पर $3380 के आसपास है। क्रूड की तेजी हम देख रहे हैं कि वो थोड़ी सी बड़ी है और ब्रेंट क्रूड का जो भाव है $70 के ऊपर निकल गया है और उसकी वजह यह है कि IEA ने कहा है कि आगे जो क्रूड की सप्लाई है वो थोड़ी सी तंग हो सकती है और जो डिमांड है वो थोड़ी ज्यादा रहेगी, क्योंकि समर सीजन चल रहा है यूरोप में, उसके चलते। इसके अलावा रूस पर कुछ और प्रतिबंध लगाने की चर्चा हो रही है अमेरिका की तरफ से, उसके चलते भी क्रूड को थोड़ा सपोर्ट मिला है और भाव है करीब $70.5 के आसपास के।
बाकी संकेतों की बात करें तो ज्यादा चेंजेस नहीं है। बॉन्ड यील्ड अमेरिका में थोड़ी स्पाइक अप जरूर हो रही है क्योंकि टैरिफ को लेकर तनाव बढ़ रहा है। 4.4 है, 41 है 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड। और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो हमने देखा था कि 96 के आसपास आ गया था डॉलर इंडेक्स, लेकिन वहां से सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर आ रहा है। करीब करीब 97.8 का भाव है डॉलर इंडेक्स का। ओवरऑल संकेत नेगेटिव है और आज हम देख भी रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी करीब करीब 50 अंकों की नरमी के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। मानसी, बिल्कुल अभिषेक, शुक्रिया आपका ग्लोबल सेटअप पूरा का पूरा हमें बताने के लिए। तो संकेत तो इस वक्त नेगेटिव नजर आ रहे हैं और इस सुबह गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन जो है करीब 50 अंकों की कमजोरी हम देख रहे हैं। और क्योंकि टैरिफ को लेकर कई सारी अटकलें और उसमें जो भी अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं वो भी कंसर्न पैदा करने का ही काम कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन पर और मैक्सिको पर जो 30% के टैरिफ्स लगाए हैं, नेगोशिएशंस जारी थे और 20% पर बात चल रही थी। उसके अचानक ठीक बाद 30% पर यह टैरिफ लगाना, जो 90 दिनों की मियाद थी उसे आगे एक्सटेंड करना, अब 1 अगस्त से लागू करना टैरिफ। और यूरोपियन यूनियन और मैक्सिको ने भी टैरिफ को गलत बताया है। सो एक्शन और रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रियाएं लगातार आती हुई, वार पलटवार लगातार आते हुए टैरिफ के फ्रंट पर अक्रॉस द ग्लोब तो तमाम देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स कर ही रहे हैं। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी कई सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि ट्रंप की इन नीतियों को और इन डिसीजंस को नकार रहे हैं, उनके अगेंस्ट फिलहाल जा रहे हैं। लेकिन चलिए, ये हो तो रहा है इस वक्त और टैरिफ इम्प्लीकेशंस के सिनेरियोज चल रहे हैं, लेटर्स भी पहुंचाए जा रहे हैं तमाम देशों को। देखेंगे इसका इम्पैक्ट और कितना गहराता है। FIS-DIS के आंकड़े 11 जुलाई के आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। शुक्रवार के सेशन को FIS और DIS की तरफ से अगर आप देखें, FIS ने 2 दिन खरीदारी का रुख अपनाया था, उसके बाद वापस से लेटेस्ट जो डेटा है बिकवाली क्या है, 5,104 करोड़ की बिकवाली FIS ने कैश मार्केट में की है। उसके ठीक सामने 3,559 करोड़ की खरीदारी DIS की तरफ से कैश मार्केट में आती हुई दिखी है। तो FIS ने कैश मार्केट में की है बिकवाली और DIS ने कैश मार्केट में खरीदारी की है। इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशक ने किस तरह से खरीदारी और बिकवाली की है, इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस में, ये इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। FIS इंडेक्स फ्यूचर्स ऑप्शंस में कर रहे हैं बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर्स में भी बिकवाली, वहीं स्टॉक ऑप्शंस में करीब 744 करोड़, छोटा क्वांटम लेकिन खरीदारी FIS की तरफ से आती हुई दिखी है। और साथ साथ FNO में जो बैन वाले स्टॉक्स है, ये भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए। RBL बैंक, हिंदुस्तान कॉपर और ग्लेनमार्क फार्मा, ये कुछ स्टॉक्स है जो कि FNO में बैन में शामिल हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे और उसी के साथ साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट को भी जोड़ लेते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार की रूपरेखा को आज वो कैसे देख रहे हैं, वो कैसे समझ रहे हैं और साथ साथ मार्केट में आज आपके लिए रणनीति स्टॉक स्पेसिफिक भी क्या होनी चाहिए। मार्केट एक्सपर्ट शरण लिलाने अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनका स्वागत करें। शरण, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। पिछला पूरा हफ्ता हमने देखा कमजोरी की भेंट चढ़ा बाजार, लगातार बेंचमार्क्स और ब्रॉडर मार्केट्स में बिकवाली थी और इस सुबह भी कोई रिलीफ के साइंस फिलहाल तो शरण विदेशी बाजार से भारतीय बाजार के लिए नहीं नजर आ रहे हैं। अब भारतीय बाजार के लिए अपने न्यूज फ्लोज हैं, अपने रिजल्ट्स हैं, लेकिन फिर भी आज सुबह की शुरुआत इंडेक्स वाइज आप कैसे देखते हैं? गुड मॉर्निंग मानसी, गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो काफी टफ वीक लग रहा है ये वीक भी। काफी कंट्रीज पे टैरिफ लगे, अभी कंट्रीज भी काउंटर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, तो ये वीक भी काफी वॉलेटाइल चल सकता है। बाकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी को काफी अच्छा 25,100 से 25,000 के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। टेक्निकली भी 25,000 एक राउंड नंबर है, तो वहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट आते हुए दिख सकता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,300 पे काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया अभी, इमीडिएट रेजिस्टेंस। और बैंक निफ्टी की बात करें तो डेफिनेटली निफ्टी से बेहतर है और मुझे लग रहा है आगे चल के भी थोड़ा आउट परफॉर्म करेगा। इवन ऑन नेगेटिव साइड भी निफ्टी से कम ही गिरेगा। तो बैंक निफ्टी पे सपोर्ट रहेगा 56,500 का और रेजिस्टेंस रहेगा 57,000 का। ये एकदम इमीडिएट लेवल्स है। कोई भी साइड पे अगर ब्रेक आएगा तो आपको फास्ट 500 पॉइंट्स की मूव देखने को मिल सकती है। चलिए, वीकर स्टार्ट ऑफ द वीक एंटिसिपेट हमारे एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं
और पिछले सेशन की क्लोजिंग इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। 25,200 के भी नीचे 25,150 के नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई थी। ऑलमोस्ट 200 अंकों की बिकवाली हमने देखी थी और बैंक निफ्टी में भी निचले स्तरों पर ही कामकाज क्लोज होता हुआ 56,754 के लेवल्स, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स डाउन ट्रेंड। सेंसेक्स की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही रही और ब्रॉडर मार्केट्स में भी हमने इसी तरह के स्टांस देखे। 25,300 को रेजिस्टेंस के तौर पर निफ्टी के लिए मानकर चलना चाहिए, लेकिन ये दायरा जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफी चैलेंजिंग होगा निफ्टी के लिए, क्योंकि इस वक्त कई सारे इवेंट्स और ट्रिगर्स जो हैं वो भारतीय बाजार के हक में भी फिलहाल काम नहीं कर रहे। सपोर्ट रिजल्ट से भी नहीं आ रहा है, तो 25,300 तक जाए कैसे? 25,150 पर तो क्लोजिंग हमने दिखाई है। बैंक निफ्टी के लिए 56,500 को सपोर्ट के तौर पर नीचे पर मानकर चले और 57,000 के लेवल्स अगर टच करता है तो फिर वहां से एक रेजिस्टेंस और अपसाइड जो है वो नजर आ सकती है। बहरहाल 56,754 के लेवल्स पर तो हमने देखी थी क्लोजिंग, तो 56,500 नीचे की तरफ एक सपोर्ट मानकर चलना होगा। चैलेंजिंग है मार्केट, लेकिन स्टॉक वाइज शरण क्या कोई अपॉर्चुनिटीज मौके बनते हुए दिखेंगे या मार्केट को वॉच लिस्ट में रखना चाहिए? वैसे क्वार्टरली अपडेट्स और न्यूज फ्लोज के सिलसिले तो काफी देखे हमने अक्रॉस द वीकेंड। मानसी जी, आज एक बाय कॉल है, एक सेल कॉल है। मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, इसके लिए दोनों तरफ के कॉल है। पहला, आप कैपिटल कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स में काफी अच्छी मूवमेंट देखते हैं नीचे के साइड से, आप वोल्टास, ब्लू स्टार। तो आज पहला आप बाय कीजिए वर्लपूल, बाय कीजिए करंट प्राइस पे। आपका टारगेट रहेगा 1432 और 1500 के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1312 ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस। और पावर सेक्टर को लेके काफी नेगेटिव न्यूज आई है। प्लांट्स को लेके जो गवर्नमेंट ने वो पोल्यूशन बोर्ड को लेते हुए आउटर सिटीज के लिए हटा दिया है, सिटी के आसपास खाली रखा है और आउटर सिटीज के लिए हटा दिया है। इसके लिए मुझे लग रहा है थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आपको भेल में आते हुए दिख सकता है, तो आप भेल में एक शॉर्ट पोजीशन बनाइए करंट मार्केट प्राइस पे। स्टॉप लॉस रहेगा 264, टारगेट रहेगा 254 टू 249। इससे भी नीचे जाते हुए दिख रहा है मुझे, और अभी के लिए यही टारगेट्स और स्टॉप लॉस से आप ट्रेड कीजिए। तो ये दो आज के लिए मेरे ट्रेडिंग आइडियाज रहेंगे। शरण, सुबह सुबह अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट पर इंडेक्स वाइज साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक अपनी रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए शुक्रिया। शरण की कॉल्स आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एक कॉल खरीदारी की, एक बिकवाली की। BHEL में बिकवाली की रणनीति 254 पहला टारगेट, उसके बाद 249 तक भी नीचे जा सकता है, तो यहाँ पर सेल स्ट्रैटेजी मेंटेन कीजिएगा। और दूसरा, वर्लपूल में खरीदारी के मौके। फ्राइडे सेशन में ऑलमोस्ट 3.5% के गेन्स स्टॉक में हमने देखे थे। आज के सत्र में 1432 के लेवल्स नजर आ सकते हैं, 1500 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, ये मानना है शरण का। और इसी के चलते खरीदारी का मौका ढूंढा जा सकता है। अगर एंट्री अपॉर्चुनिटी मिले 1312 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। तो BHEL में बिकवाली की रणनीति और वर्लपूल में खरीदारी की रणनीति मार्केट के लिए इंडेक्स वाइज आज अभी चैलेंज रहेंगे। 25,300 रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी के लिए, वहीं 57,000 रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। 56,500 को नीचे की तरफ बैंक निफ्टी पर एक सपोर्ट के तौर पर मानकर चलना चाहिए। तो चलिए, ये तो हो गया ग्लोबल सेटअप और साथ ही मार्केट किस तरह से नजर आ सकता है और आज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे, खबरों वाले शेयर्स और कमोडिटी मार्केट का अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। इस वक्त करीब 45-50 अंकों की बिकवाली गिफ्ट निफ्टी की तरफ से। विदेशी बाजार के संकेत जो है वो कमजोर है। भारतीय बाजार के लिए रूपरेखा कैसी है, इस पर लगातार हमारी है नजर, लेकिन साथ साथ एक्सचेंजेस पर ढेर सारी खबरें भी आई हैं। अब तो रिजल्ट सीजन भी शुरू हो चुका है, तो रिजल्ट स्पेसिफिक क्वार्टरली अपडेट्स और न्यूज फ्लोज ढेर सारे, और ये सारी की सारी खबरों वाले शेयर्स लेकर हमारे सहयोगी रविंदर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग रविंदर, बताएं। जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं Q1 FY26 के अर्निंग से, जहां पर एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने अपने Q1 FY26 के अर्निंग रिलीज़ किए हैं, जहां पर उनका जो रेवेन्यू है वो 15,932 करोड़ पर देखने को मिला है, जिस पर 16% की जो है अपटिक देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें पैट की, तो पैट में जो है 2% का इसमें उछाल देखने को मिला है। अगर बात करें मार्जिन की, तो मार्जिन जो है यहाँ पे इसमें 66 बेसिस पॉइंट का जो इसमें प्रेशर देखने को मिला है। तो ओवरऑल जो है एक मिक्स सेट ऑफ नंबर जो है एवेन्यू सुपरमार्ट्स के आए हैं Q1 FY26 में।
अब बात करें खबरों वाले शेयर्स की, तो खबरों वाले शेयर्स में सबसे पहले बात करते हैं एनसीसी की, जहां पर एनसीसी को जो है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है एमएमआरडीए से मुंबई मेट्रो लाइन 6 के लिए, और जो वैल्यू है कॉन्ट्रैक्ट का वो 2269 करोड़ का है, जिसके चलते एनसीसी भी जो आज फोकस में रह सकता है। अगला जो स्टॉक है एनएलसी इंडिया, जहां पर एज पर ईटी जो है एनएलसी इंडिया जो है एक रशियन गवर्नमेंट ओन कंपनी के साथ एडवांस बातचीत में है ताकि अफ्रीका के माली में से जो है एक लिथियम सिक्योर किया जा सके, वो भी इक्विटी पार्टिसिपेशन के थ्रू। और ये जो स्टेप है वो इंडिया के क्लीन एनर्जी गोल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली तब जब ईवी की डिमांड जो है काफ़ी बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ साथ और एक खबर आ रही है एनएलसी इंडिया पर, जहाँ पर कंपनी जो है 1.25 लाख करोड़ जो है कैपेक्स खर्च करने वाली है 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी में। अगला जो है कुछ फार्मा स्टॉक्स की बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मा भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर यूएस एफडीए ने जो है कंपनी का जो इंदौर फैसिलिटी वहाँ पे इंस्पेक्शन किया था फरवरी 3 2025 से लेकर फरवरी 14 2025 तक, और यूएस एफडीए ने जो है एक वार्निंग लेटर इशू किया है कंपनी के इंदौर फैसिलिटी के लिए। अगला जो है ग्लैंड फार्मा, जहाँ पर ग्लैंड फार्मा को जो है डैनिश मेडिकल एजेंसी से जो है जीएमपी कंप्लायंस सर्टिफिकेट मिला है, जिसके चलते ग्लैंड फार्मा भी जो आज फोकस में रह सकता है। अगला जो है टीटागढ़ रेल सिस्टम, जहाँ पर टीटागढ़ रेल सिस्टम का जो है वेस्ट बंगाल में 14 एकड़ लैंड पार्सल जो है 126 करोड़ में खरीदी है, ताकि कंपनी जो है वंदे भारत और मेट्रो कोचेस की प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपांड किया जा सके, जिसके चलते टीटागढ़ रेल भी आज फोकस में रह सकता है। अगला जो है एमएनएम, जहाँ पर एमएनएम में बताया है कि बोर्ड ने जो है 750 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट जो है अप्रूव किया है, और कंपनी जो है महिंद्रा लॉजिस्टिक में इन्वेस्टमेंट करने वाली है राइट इशू के तहत। अगला जो है सीमेंस लिमिटेड, जहाँ पर सीमेंस लिमिटेड को जो है एडवांस सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन टेक के लिए जो है ऑर्डर मिला है 773 करोड़ का नागपुर मेट्रो फेज 2 के लिए। इसी के साथ साथ आज बीएमएल भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर बीएमएल के जो है स्टॉक स्प्लिट कंसीडर करने के लिए जो है यहाँ पर बोर्ड मीट शेड्यूल है 21 जन 2025 के लिए। अब इसी के साथ साथ बात करें आज कुछ केमिकल स्टॉक भी फोकस में रह सकते हैं, जैसे कि नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल, एसआरएफ, आरती इंडस्ट्री, जहां पर बैसएफ ने जो है आउटलुक कट किया है। उन्होंने जो है एबिटा बिफोर स्पेशल आइटम जो है अब यूरो 7.3 बिलियन से लेकर यूरो 7.7 बिलियन पर देखने को मिल सकता है, जो उन्होंने पहले गाइडेंस दिया था यूरो 8.8 बिलियन से लेकर 8.4 बिलियन तक। तो यहाँ पर बैसएफ ने जो है आउटलुक कट किया है, जिसके चलते कुछ केमिकल स्टॉक भी फोकस में रह सकते हैं। आखिर में बात करेंगे टाटा मोटर्स की, जहाँ पर टाटा मोटर्स आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है 30% का जो है टैरिफ हाइक अनाउंस किया है यूरोपियन यूनियन पर, जो उन्होंने पहले अप्रैल में 20% रखा था, अब उसको उन्होंने जो है 30% कर दिया, जिसके चलते टाटा मोटर्स भी जो है फोकस में रह सकता है। रविंदर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी खबरें हमें बताने के लिए। ढेर सारी खबरें हैं एक्सचेंजेस पर जो आना शुरू हो गई है। आपको याद होगा पिछले 10 दिनों में हमने देखा था जब रिजल्ट सीजन की शुरुआत नहीं हुई थी, खबरें भी कम थी हमारे पास और एक्सचेंजेस पर न्यूज फ्लोज कम हो चुके थे, लेकिन क्वार्टरली अपडेट्स के साथ साथ खबरों का सिलसिला वापस चल पड़ा और इस वक्त एटलीस्ट ये कहा जा सकता है कि न्यूज वाइज ट्रिगर्स जो है भारतीय बाजार को मिलते जरूर दिखेंगे। उसके अलावा अगर ट्रिगर्स की बात करें, कमजोरी के साइन जरूर नजर आ सकते हैं विदेशी बाजार से, लेकिन इस वक्त हम न्यूज फ्लोज एक्सचेंजेस पर ढेर सारे देख रहे हैं। उसमें नतीजे भी हैं और न्यूज फ्लोज भी हैं, कुछ खबरों के दम पर भी एक्शन है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव एक्शन भी। इसमें एवेन्यू सुपरमार्ट्स के नंबर्स आए जिस पर आज स्टॉक रिएक्ट कर सकता है। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है करीब 2270 करोड़ का, मुंबई मेट्रो लाइन 6 के निर्माण के लिए करार किया है, जिसके चलते एनसीसी फोकस में रहेगी। इसके साथ साथ एनएलसी इंडिया पर नजर रखे। ग्लेनमार्क फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक लगातार फोकस रेडार पर है। कमजोर बाजार में डिफेंसिव्स का काम कुछ सेशंस में करता है और उसी के चलते कुछ पॉजिटिव न्यूज फ्लोज भी कंपनीज पर आते हुए दिखते हैं। हालांकि ग्लेनमार्क फार्मा की अगर बात करें तो यहां पर कंपनी को इनके इंदौर यूनिट को वार्निंग लेटर जारी हुआ है, तो नेगेटिव न्यूज फ्लो है। हालांकि फ्राइडे सेशन में हमने देखा था स्टॉक में मजबूती थी, लेकिन आज इस न्यूज फ्लो का इंपैक्ट पड़ता है या नहीं, इस पर नजर रहेगी। टीटागढ़ रेल अगेन कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, जिसके चलते फोकस में रहेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा, सीमेंस, बीएमएल और साथ साथ केमिकल शेयर और टाटा मोटर्स पर भी नजर रखें। तो ये सारे के सारे पॉकेट्स है, बास्केट्स हैं, जो कि खबरों के दम पर आज के सत्र में न्यूज फ्लो और एक्शन में रहेंगे। बाजार खुलने के साथ साथ इस पर भी फोकस रहेगा। आगे बढ़ेंगे और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नंबर्स की अब बात करते हैं।
आज आने वाले हैं HCL टेक्नोलॉजीज के नतीजे और IT मेजर TCS के नंबर्स के बाद अब ये सेकंड कंपनी टाटा एल्क्सी के भी नंबर्स आए थे, लेकिन HCL टेक्नोलॉजीज के नतीजे कैसे रह सकते हैं इस पर स्ट्रीट्स की नजर जरूर है। बाजार बंद होने के बाद हो सकता है कि नंबर्स आए, अनुमान ये लगाकर चल रहे हैं तो कल उसका इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन क्योंकि TCS के नतीजे और उसके बाद पूरे के पूरे IT सेक्टर का सेंटिमेंट खराब हुआ, अब यहाँ से बाकी IT कंपनियों के नतीजे कैसे आते हैं इस पर खास तौर से नजर जरूर रहेगी और इसी के चलते HCL टेक्नोलॉजीज के नतीजों का अनुमान जानना काफी जरूरी है। यह अनुमान लेकर हमारे सहयोगी पुलकित बंडी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, बताएं HCL टेक्नोलॉजीज के नंबर से एक्सपेक्टेशंस क्या लगाई जाए? TCS ने अपने नतीजे पेश कर दिए हैं और अब बारी है HCL टेक की। HCL टेक में अगर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो रेवेन्यू अगर हम USD टर्म्स में बोलें तो लगभग 1% अप रहने की उम्मीद है। वहीं अगर हम INR टर्म्स में बात करें तो 0.3% अप रहने की उम्मीद है, लेकिन एबिट में थोड़ी नरमी देखी जा सकती है, लगभग -3.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन रहने की उम्मीद है। एबिट मार्जिन भी लगभग 70 बेसिस पॉइंट कम हो सकते हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लगभग 2% घट सकता है। जो मेन एक्सपेक्टेशंस हैं वो कंपनी से क्या हैं, तो जो डील विंस हैं वो लगभग स्टेबल रहने की उम्मीद है, लेकिन जो इसका रेवेन्यू में कन्वर्जन होता है वो थोड़ा सा स्लगिश रह सकता है। सर्विस बिजनेस एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा ग्रो करेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म बिजनेस है वहाँ पे थोड़ा सा ड्रैग हम देख सकते हैं। यूरोप और यूके ये दोनों ही जो जोग्राफीज हैं यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट रहने की उम्मीद है बिजनेस, और BFSI और लाइफ साइंसेज से स्टेबल रहने की उम्मीद थी, लेकिन कल जो TCS की कमेंट्री आई उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ी सी BFSI में भी नरमी देखी जा सकती है। वहीं अगर हम गाइडेंस की बात करें तो FY26 के लिए जो लास्ट क्वार्टर में विप्रो के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि लगभग 2 से 5% रहेगा, तो अब ये देखना होगा कि मैनेजमेंट इसके ऊपर रिफ्रेम करता है या फिर इसी के ऊपर बना रहता है। मार्जिन लगभग 18 से 19% का गाइडेंस दिया था, तो इसके ऊपर भी नज़र रहेगी कि क्या चेंजेस आते हैं या इसी के साथ आगे गो थ्रू करेंगे। बहुत जो कॉमन चीज़ है वो और इम्पॉर्टेंट है कमेंट्री में देखने लायक, वो है डिमांड का किस तरह से असर रहता है, FY26 का गाइडेंस पे ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, डिस्क्रिशनरी स्पेंड के ऊपर आउटलुक और डील पाइपलाइन कैसी है, प्लस जेन AI में क्या नया कुछ चेंजेस आ रहा है और कंपनी के लिए क्या नया बिजनेस आ रहा है, हेड काउंट एंड एट्रिशन ट्रेंड और जियोपॉलिटिकल टेंशन किस तरह से विप्रो के बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही है। ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट की कमेंट्री में देखने वाली होंगी और इसके हिसाब से रिजल्ट पे हमारी नज़रें बनी रहेंगी। ओके, सो मार्जिन्स में स्लाइड डिप के एक्सपेक्टेशंस ऑन क्वार्टर बेसिस लगाकर हम चल रहे। रेवेन्यू के फ्रंट पर हल्की फुल्की सी तेजी नजर आ सकती है, लेकिन एबिट और मुनाफे के फ्रंट पर भी शायद कमजोरी हाथ लगे। हालांकि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है, डिमांड को लेकर आउटलुक क्या है, ये तमाम चीज़ों पर फोकस जरूर रहेगा। HCL टेक्नोलॉजीज के नंबर्स से ठीक पहले आपके लिए यहाँ पर अनुमान और नंबर्स आने के बाद आपको रिव्यू कर भी क्या नंबर्स कैसे रहे ये जरूर बताएंगे। पुलकित, शुक्रिया ये सारी डिटेल्स हमें देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे।